महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद ऐतिहासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। वहां बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद गोदावरी समेत दूसरी नदियां उफान पर आ गईं। और बाढ़ का पानी मंदिर की सीढ़ियों से झरने की तरह बहते हुए अंदर आने लगा। मंदिर में ही एक दूसरी जगह बारिश का पानी एक चबूतरे से झरने की तरह नीचे गिरने लगा। नीचे गिरता पानी किसी उफनती नदी की तरह बहने लगा। पानी का बहाव देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। लगातार पानी आने से मंदिर के भीतरी हिस्सों में भी घुटनों तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि मंदिर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखने लगा। यहाँ तक कि दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने पानी में खड़े होकर ही पूजा अर्चना की। भारी बारिश की वजह से एक नदी भी उफान पर आ गई और बाढ़ का पानी उसके साथ बनी सड़क पर ऐसे बहने लगा कि सड़क और नदी में अंतर करना मुश्किल हो गया। भारी बारिश और बाढ़ ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों की सूरत बिगाड़ दी। इसी के साथ मानसून से निपटने के सभी दावों पर भी पानी फिर गया। प्रशासन की अधूरी तैयारियों की वजह से कई गांवों में सैलाब आ गया। नेपाल से लगा बलरामपुर जिला भारी बारिश से बेहाल रहा। और 2 ही दिनों में ये नौबत आ गई कि सैकड़ों लोगों के सिर पर छत नहीं रही। बाढ़ से बने हालात ठीक 1 साल पीछे ले गए। पिछले साल जिस तरह बारिश ने बलरामपुर में सितम ढाया था, इस साल भी वही हुआ। यानी 1 साल में कुछ नहीं बदला। फिर प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की क्या तैयारियां की और ये तैयारियां दिखी क्यों नहीं, ये सवाल लोगों को खूब परेशान कर रहा है। नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में बाढ़ के बाद से हालात खराब रहे। कमर से ऊपर तक पानी में डूबे लोगों को कतार बनाकर गांव और घर छोड़कर दूसरे इलाकों में जाते हुए देखा गया। कई इलाकों में तो लोग सिर तक डूबे दिखे। और इसी तरह कई लोग बाढ़ के असर वाले इलाकों में फंसे रहे। बलरामपुर में बाढ़ से 100 से ज्यादा गांवों पर असर पड़ा। नदी किनारे बसे लोगों पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी। क्योंकि बड़े बड़े दावे करने वाला प्रशासन लोगों तक एक नाव नहीं पहुंचा सका। बिना नाव के उफनती नदी को पार करना जान जोखिम में डालने जैसा था। ऐसे में बाढ़ से बेबस लोग प्रशासन की लापरवाही से लाचार भी हो गए। गांव में चारों ओर पानी भरा नजर आया। सैकड़ों एकड़ में फैली फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद भी लोग अपना सब कुछ छोड़कर वहां से निकल जाना चाहते थे, लेकिन निकल नहीं सके। कई घंटों का इंतजार भी नाव की जरूरत को पूरा नहीं कर पाया। इससे लोगों में काफी नाराजगी दिखी। बाढ़ का ये मंजर बलरामपुर तक सीमित नहीं रहा। महाराजगंज में भी बाढ़ ने खूब कहर बरपाया। वहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे कई गांव डूब गए, जबकि रही सही कसर बरसाती नालों ने पूरी कर दी। और कई इलाकों का संपर्क कट गया। उफान पर बह रही राप्ती नदी का पानी कई गांवों में घुस गया। लोगों के घरों में भी पानी भर गया। बाढ़ में कई गायों की जान पर भी खतरा बन गया। इन गायों को कमर तक पानी में फंसे हुए देखा गया। इसके अलावा एक स्कूल पर भी बाढ़ का असर दिखा। जैसे स्कूल नहीं स्विमिंग पूल बन गया। राप्ती नदी के आसपास बसे गांव में हालात काफी खराब रहे। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बारिश से निपटने के इंतजामों पर पानी फिर गया। लखीमपुर में भी हालात काफी खराब रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। और आगरा के एक सरकारी स्कूल में तो काफी ऊपर तक पानी भर गया। इतना पानी कि बच्चों की छुट्टी ही करनी पड़ी, क्योंकि स्कूल में जाने के लिए पानी में उतरना भी मुश्किल था। नाव चल जाए इतना पानी स्कूल में भर गया। आगरा ही नहीं, लखीमपुर खीरी के भी कई गांवों में तेज बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी। शारदा नदी, घाघरा नदी अपने उफान पर है, जिसके चलते आजाद नगर, बर्बाद नगर, श्रीनगर गाँव का रोड मार्ग से संपर्क कट गया है। बच्चों को स्कूल आने के लिए नदी का सहारा ही लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक प्राथमिक विद्यालय स्कूल है, जो नदी से चंद मीटर की दूरी पर ही है। अगर प्रशासन ने सही समय पर ना ध्यान दिया तो यह स्कूल भी नदी में समा जाएगा। कई गांवों में पानी भर गया और किसानों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक तो खतरा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ही था, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है। उधर बिहार के भी कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। मोतिहारी में उफनती नदी को पार करते वक्त एक आदमी बाइक समेत बह गया, जिसके बाद उसे ढूंढ निकालने के लिए इलाके के ही 4 लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। वो काफी देर नदी में उस आदमी की तलाश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। इस दौरान कुछ और लोग नदी में कूद गए और उसमें बहे आदमी को ढूंढने लगे। काफी कोशिश की गई। किनारों पर भी उस आदमी को ढूंढा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हालांकि लोगों ने उसकी बाइक ढूंढ निकाली। इस बाइक के जरिए ही पता लगा कि डूबने वाला आदमी कौन था। पुलिस ने उसके नदी में दूर बह जाने की भी आशंका जताई। कुछ ऐसा ही हादसा मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर बने पॉन्टून पुल पर हुआ। नदी का जलस्तर बढ़ने से पॉन्टून पुल बह गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, पुल पर कई लोग थे जो हादसे में बाल बाल बच गए।
झारखंड के देवघर में बारिश के कहर से लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए। बारिश के बाद आई बाढ़ का पानी रिहायशी इलाके में घुसने के बाद वहां रहना नामुमकिन हो गया, जिसके बाद लोग अपने सामान के साथ सुरक्षित ठिकाने को तलाशते दिखे। कुछ लोगों ने कमर तक गहरे पानी में फंसी एक महिला को सहारा देकर सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि कुछ लोग बाढ़ में डूब चुके अपने घर से सामान बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए। बाढ़ की चपेट में आने से ज्यादातर कच्चे मकान टूट गए और पूरी बस्ती चारों तरफ से पानी से घिर गई। इलाके के लोगों का आरोप है कि उनको दूसरी जगह शिफ्ट किए बिना नदी पर बांध बनाए जाने से ये हालात पैदा हुए। पानी अचानक बांध बनने के कारण से, बारिश के कारण से आ गया हम लोगों को। हम लोग बाल बच्चे जितने हैं सब टोकरी झोपड़ी लेकर के हम लोग रोड पर आ गए हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों के लगाए आरोप को गलत बताया और सभी परिवारों को मुआवजा दिए जाने का दावा किया। खाली करने के लिए पेमेंट किया हुआ है, घर इस घर से उस घर तक सामान ले जाने के लिए पैसा दिया हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कन्नौज से बड़ी खबर है कि घर के बाहर सो रहे लोगों पर ट्रक पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो घर के बाहर सो रहे थे लोग, जिनके ऊपर ट्रक पलट गया, जिसके चलते 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। इस वक्त ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से मिल रही है, जहां पर हुआ है ये हादसा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में घर के बाहर सो रहे लोगों पर ट्रक पलट गया। मुंबई के गोरेगांव में बीएमसी की लापरवाही का खमियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा, जिसका 1.5 साल का बच्चा घर के बाहर एक खुले नाले में गिर गया और परिवार पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। रात के वक्त 1.5 साल का मासूम दिव्यांशु घर से निकला था। पीछे पीछे मां भी घर से निकली, लेकिन अचानक बच्चा आंखों से ओझल हो गया। यहीं से निकल कर बच्चा 18 सेकंड के अंदर, अगर यहाँ से देखें तो 18 सेकंड के अंदर यहाँ पर पहुँचता है खेलते कूदते हुए। जो है माँ जब तक वहाँ पे पहुँचती है तब तक अचानक ही बच्चा गायब हो जाता है। और जब बच्चा गायब हो जाता है तो ये पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ पे है, लेकिन नज़र जब जाती है उस नाले की तरफ तो पता चलता है कि जो है वो बच्चा इस नाले में अचानक ही गिर गया है और पानी के तेज बहाव के साथ आगे बढ़ चुका है। जैसे ही परिवार को दिव्यांशु के नाले में गिरने का शक हुआ, गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू हो गई। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में साफ दिखा कि दिव्यांशु टहलता हुआ गली से निकला। चंद सेकंड के बाद बच्चा वापस आया, लेकिन अचानक नाले में गिर गया। तस्वीरों ने परिवार के पैरों तले की जमीन खिसका दी। उसी वक्त बच्चे को ढूंढने का काम शुरू हो गया। हादसे के लिए बीएमसी इसलिए दोषी है क्योंकि नाला पिछले कई साल से खुला है, जिसे बंद करने की सुध बीएमसी ने कभी ली ही नहीं। तकरीबन 4-5 सालों से खुला ही, उसमें एक पुराना ढक्कन जो था वो टूट के उसी गटर में पड़ा ही, आज निकाला गया है। तो उसके बाद से कभी कोई ढक्कन लगा नहीं। रात भर बच्चे को ढूंढने के लिए फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस के कर्मचारी मेहनत करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बीएमसी के अफसर तो हरकत में तब आए जब न्यूज 18 ने बीएमसी की लापरवाही को दिखाना शुरू किया। और बीएमसी के अफसर बच्चे को ढूंढने का अभियान चलाने के लिए गोरेगांव पहुंच गए। न्यूज 18 बार-बार बीएमसी के अफसरों से लापरवाही पर सफाई मांगता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो आप बीएमसी के इंजीनियर से कुछ तो जवाब दीजिए सर। इतना बच्चा किसी की जान मुश्किल में है और सर आप कैमरे पर सर आप ऐसे बोल सकते हैं, कुछ तो दीजिए सर। पाटिल साहब कुछ तो बोलिए, क्या किसकी जिम्मेदारी? बच्चा यहाँ से लापता है इतने घंटे से। पाटिल साहब हम आपसे पूछ रहे सर, आप सर आपको जवाब तो देना होगा ना सर। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, अगर ये बच्चा लापता है तो जिम्मेदार कौन है सर इसका? वी डोंट सर, यू आर फ्रॉम यू सर आप बीएमसी से आप इंजीनियर है सर यू आर बीएमसी इंजीनियर एंड यू आर सेइंग कि वी डोंट। पाटिल सर आपको थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा ना सर। बच्चे के पिता हादसे के 18 सेकंड को अब तक कोस रहे हैं। 18 सेकंड की बात है, मेरा लड़का बाहर से घर से बाहर आया, उसकी माँ उसके पीछे आई। ये यहाँ से पानी पूरा ऊपर से जा रहा था और ये कितने दिनों से कहा जा रहा था कि इसको बंद कीजिए, लेकिन बीएमसी वाले नहीं आ रहे थे। मेरा बच्चा यहाँ से वापस आए और यहीं से तुरंत 18 सेकंड में वो अंदर घुसा। दिव्यांश के पिता बीएमसी के खिलाफ आमरण अनशन की धमकी देने लगे। मेरा बच्चा अगर जो नहीं मिला तो मैं पूरे नेशनल हाईवे नंबर 8 पे मैं आमरण अनशन करूंगा। पूरी फैमिली को लेकर मुझे मेरा बच्चा चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, और बीएमसी के ऊपर मैं केस भी करूंगा। आज मेरा बच्चा हमारा, कल किसी और का मरेगा। बच्चे होते ये सब जाके अपने अपने घरों में सोए होंगे। आरोप तो यह है कि अपने बच्चे की तलाश के लिए वो घंटों तक बीएमसी से जरूरी इंतजाम करने की गुहार लगाते रहे। फायर ब्रिगेड और पुलिस जल्दी आ गई थी। जेसीबी के लिए चिल्लाते रात को 11:30 पौने 12 बजे जेसीबी आई है सर।
जबकि मैं हर चीज के लिए तैयार था कि जो पैसा लगता है जेसीबी का प्राइवेट जेसीबी मंगाओ, लेकिन तुड़वाओ, लेकिन नहीं, मेरा बच्चा जाने के बाद अब ये देखिए कि उसके पिता जो है वो बुरी तरह से रो रहे हैं। अपने बच्चे की जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो इस आदमी की आंखों में साफ झलकती है। दिन भर बीएमसी के कर्मचारी बच्चे को ढूंढने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हैरानी की बात तो यह कि जिस नाले में बच्चा गिरा उसकी सफाई मानसून से पहले भी नहीं की गई थी। इसीलिए बीएमसी के कर्मचारियों को बच्चे की तलाश के लिए नाले की सफाई का अभियान चलाना पड़ा। जिस बड़े नाले में छोटे नाले का पानी जाकर मिलता है वहां तक सफाई चलती रही। नाले में उतरकर कर्मचारी घंटों तक सफाई के काम में लगे रहे ताकि मासूम दिव्यांश को ढूंढा जा सके। और दूसरी तरफ दिव्यांश के घर में मातम का माहौल बना रहा। घर में महिलाओं के रोने की आवाजें सुनाई देती रही। घटना को याद करके ही मां सिहर उठती है। मुझे घर से निकला, पीछे से मैं दौड़ के गई चप्पल पहन के। अरे तब से नहीं मिल रहा है, गटर में कूद गया। पानी में बाहर वाला गटर में चला गया भैया। घटना को घंटों बीतने के बाद मां भी नाउम्मीद दिखने लगी। वो मिल जाएगा, तब क्या होगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या होगा? अब उसका ध्यान नहीं है। अरे खेल रहा था क्या? लेकिन घर पर बने मातम के माहौल के बीच सड़क पर हंगामा बढ़ने लगा और दिव्यांशु के परिवार और आस पड़ोस के लोग नाराजगी जताने के लिए धरने पर बैठ गए। सड़क के बीचों बीच जमे लोगों को देखते ही पुलिस वालों के हाथ पांव फूलने लगे और लोग बच्चे के मिलने तक हड़ताल पर बैठने की धमकी देने लगे। थोड़ी ही देर में पुलिस ने इलाके को खाली कराना शुरू कर दिया। हालात जिस तरह से गंभीर होते चले जा रहे हैं उसके मद्देनजर पुलिस जो है वो किसी भी तरह की आपात स्थिति तैयार न होने पाए, गंभीर स्थिति तैयार न होने पाए, इसलिए जो है इस पूरे एरिया को कर्डन ऑफ कर रही है। क्योंकि बीएमसी के अफसरों और नेताओं का गोरेगांव पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बीएमसी के मेयर भी मौके पर तलाशी अभियान देखने पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया गया। डिपार्टमेंट के कोई भी ऑफिसर उसमें दोषी रहेंगे, कोई भी रहने दो, कितने भी बड़े रहने दो, उनके ऊपर दोषी रहेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन घटना पर सियासत शुरू हो चुकी थी। बीएमसी पर शिवसेना और बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए शिवसेना तमाम पार्टियों के निशाने पर आ गई और सवाल पूछा जाने लगा कि हर साल करोड़ों रुपए कौन से नालों की सफाई पर खर्च किए जाते हैं। लाख दावों के बावजूद नाले खुले क्यों हैं? दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाने लगी। बीएमसी के ऊपर बैठे हुए शिवसेना और बीजेपी के लोग जो सत्ताधारी है, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सत्ता के ऊपर है। जब तक के हम उन अधिकारियों को आइडेंटिफाई न करें जिनके नेग्लिजेंस की वजह से इस तरह की वारदातें होती हैं, और तब तक ये चलता ही रहेगा सिलसिला। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी सामने आए, लेकिन घटना को गंभीर कहने के अलावा कुछ नहीं बोले। जिथे ज्यांना कामाला लावायचं ते कामाला लावलेलं आहे, पण आता विषयांतर नको। खुले हुए नालों की वजह से होने वाले हादसे मुंबई के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन बच्चे की तलाश में जब बीएमसी को किसी तरह की कामयाबी हाथ नहीं लगी तो शाम को एनडीआरएफ को भी बुला लिया गया, जिसने मौके पर पहुंचकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। एनडीआरएफ के जवान अब उन सभी जगहों की तलाश नए सिरे से करेंगे जहां से नाला होकर गुजरता है और जहां बच्चे के मिलने की संभावना है। हालांकि अब तक तलाश किसी अंजाम तक नहीं पहुंची, लेकिन बीएमसी के अधिकारियों का दावा है कि नौसेना की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया और जब तक बच्चा नहीं मिलेगा तब तक अभियान चलता रहेगा। अभी वो बच्चा वहाँ पर है या आगे चले गया, क्योंकि पानी का नाला चार्ज था, उसमें पानी था, काफ़ी पानी था, तो पानी के वजह से वो बह भी गया होगा आगे। तो हमारे सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से चालू है। अभी हमने एनडीआरएफ को भी मोबिलाइज किया, अगर उन्होंने नेवी की कॉल किया तो नेवी को भी हम लोग मोबिलाइज करेंगे। इस चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। इसकी पूरी सर्च ऑपरेशन जब तक वो बच्चे का ट्रेस नहीं मिल रहा है तब तक शुरू रहेगी। फिलहाल बीएमसी का ध्यान भले ही गोरेगांव के अंबेडकर नगर पर हो, जहां दिव्यांशु को ढूंढने की कोशिश जारी है, लेकिन मुंबई में इस तरह के खुले हुए नाले जगह जगह मौजूद हैं, जहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कुछ जगहों पर तो सालों से किसी ने सुध नहीं ली और कुछ ऐसी हैं जिन्हें बारिश का पानी निकालने के लिए खोला गया था, लेकिन दोबारा बंद नहीं किया गया। ऊपर का जो ढक्कन है उसे बरसात के दिनों में जब ज्यादा बारिश हुई थी तो पानी निकालने के लिए जरूर खोला गया था, लेकिन उसके बाद जब बरसात नहीं हो रही है तो ढकने की जिम्मेदारी
ढकने की जहमत है वो बीएमसी ने नहीं उठाई है। ऊपर से ये लकड़ी डाल दी गई है उसके ऊपर, यानी आपका इस पे पैर पड़े तो ये लकड़ी देखिए बिल्कुल टूट सकती है। यहाँ पे देखिए ये पूरा लकड़ी यहाँ पे बिल्कुल टूट गई है। ये देखिए अगर आपका गलती से पैर पड़ेगा तो यहाँ पे पूरी लकड़ी टूट जाएगी, आप सीधा अंदर पहुँच जाएंगे। मुंबई ही नहीं, दिल्ली में भी कई जगहों पर नाले खुले हुए हैं। कई बार तो इनकी ही वजह से हादसे भी हुए हैं। दिल्ली में मॉनसून अभी गरज कर बरसा नहीं है, लेकिन जब सड़कें बारिश से लबालब होंगी तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। राजधानी दिल्ली का नंदनगरीय इलाका है, जहां पर एक बड़ा गड्ढा जो है वो पिछले 6 महीने से, करीबन 6 महीने से इसी तरीके से खुला पड़ा है। मुंबई के गोरेगांव में मासूम दिव्यांशु की तलाश के लिए जारी सर्च ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया है। दिव्यांशु आखिरी बार घर के बाहर नाले में गिरते हुए सीसीटीवी में दिखाई दिया था। उसके बाद कल पूरे दिन दिव्यांशु की तलाश के लिए नालियों और सीवर में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन दिव्यांशु कहीं नहीं मिला। अब दिव्यांशु के पिता और उनके दोस्तों ने पोस्टर के जरिए लोगों से दिव्यांशु की जानकारी देने के लिए अपील की है। आज सुबह एक बार फिर एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीमें तलाशी अभियान शुरू करेंगी। दिव्यांशु के पिता ने कहा है कि अगर उनका बेटा नहीं मिलता तो वो बीएमसी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराएंगे। लोकसभा में कांग्रेस ने रेलवे को कम बजट देने का आरोप लगाया। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर हमला करते हुए रेलवे को कम बजट देने का आरोप लगाया। जो डीआरएफ फंड हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फंड होते हैं, इसको कटौती क्यों किया गया? कोलकाता के एक फ्लाईओवर पर दरारें पड़ने के बाद प्रशासन ने इसे बंद कर दिया। फ्लाईओवर पे दरारों की वजह से फिलहाल फ्लाईओवर को बंद किया गया है। यहाँ पर केएमडीए के अधिकारी जो है क्रेन पर चढ़ करके जो दरारें हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जमीन खिसकने के बाद हो रही सड़क की मरम्मत की वजह से नेशनल हाईवे 3 दिनों तक बंद कर दिया गया। 2 स्थानों पर लैंडस्लाइड की वजह से भी ऐसा क्रिटिकल स्थान निर्माण हो गया कि वहां पर दुर्घटना संभावित हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक के कचरे को रोकने के लिए शिमला समेत दूसरी जगहों पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया। हमारा जो माइंड सेटअप हुआ है कि ये काम जो है सरकार करेगी, हम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट हम सबका है, हम सभी को देखना है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक गाड़ी पुल से नदी में गिर गई, जिसके बाद उसमें सवार 3 लोग लापता हो गए। टूरिस्ट व्हीकल इनोवा क्रेस्टा था, वो आ रहा था, उधर से ओवरटेक करने के टाइम में गिर गया। कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से करीब 10 लाख रुपए का नशीला पदार्थ जब्त कर लिया। अशोकनगर पुलिस स्टेशन पुलिस have secured one person carrying about 52.5 किलो गांजा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है, बोगियां जो हैं वो बिखरी हुई हैं। परिवार के साथ ब्रिटेन में छुट्टियां मना रही शिल्पा शेट्टी की मस्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राइट हैंड राइट लेग, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की फिल्म सांड की आंख का टीजर जारी कर दिया गया। मैंने ना दिखे चिड़िया की आंख, मैंने तो सांड की आंख दिखे। क्यों जीजी, क्या कहे अंग्रेजी में? कर्नाटक में चल रहे सियासी संकट के बीच आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। सभी 10 विधायक एक बार फिर से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप चुके हैं। अब आज कोर्ट में इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या स्पीकर को कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए या नहीं। बागी 10 विधायकों ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि उनका इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए। इससे पहले स्पीकर ने इस्तीफे के सही फॉर्मेट में नहीं होने का हवाला देते हुए इन्हें लौटा दिया था। इस बीच इस्तीफा देने के बाद सभी बागी विधायक एक बार फिर मुंबई पहुंच गए हैं। ऐसे तो लोग बहुत पहले भी इसके पहले भी कोर्ट चले गए। कोर्ट से जाने से कोई किसी को भी हर्ट नहीं होना जाने चाहिए, इसे मेरा ओपिनियन है। इसके अलावा इतना मैं बोलता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है, स्पीकर शुड टेक डिसीजन अर्ली। मैं ये निरीक्षा करता हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस हो रहा है वो ख़त्म होना जाना चाहिए। और जब इस्तीफ़ा जो लोग खुद आके पर्सनली आके सबमिट किया है, इससे ज़्यादा अभी खींचना ठीक नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी
is behaving for the last 4 to 5 years, ever since they have come into power at the national level, just to finish the secularism, just to finish the democracy, just to finish the opposition. Their only goal is to have one political party, which is against democracy, which is against constitution. उत्तर प्रदेश के बरेली की चैनपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल पर उनकी बेटी साक्षी ने 2 वीडियो जारी कर धमकी देने और परेशान करने का आरोप लगाया। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही साक्षी ने एक दलित लड़के से शादी कर ली, जिसके बाद से उसके घर वाले नाराज हैं। साक्षी का आरोप है कि एक दलित लड़के से शादी करने के बाद से ही उसके घर वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से शादी कर ली है और मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे। साक्षी और उसके पति अजितेश मिश्रा और उनके लोगों से जान का खतरा भी बताया। लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीजन है। बाद में दोनों ने वीडियो के जरिए पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं। बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें। साक्षी का आरोप है कि शादी करने के बाद से ही दोनों को धमकियां मिलने लगी, जिसके डर से दोनों लगातार भाग रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर साक्षी का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसने अपने विधायक पिता राजेश कुमार मिश्रा और परिवार से मान जाने की अपील की। पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भरतौल जी और विक्की भरतौल जी, प्लीज अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो। साथ ही साक्षी ने अपने पति के घर वालों को परेशान नहीं करने की भी गुहार लगाई। विक्की और पापा की अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है। यही नहीं, साक्षी ने यह भी कहा कि उनके साथ कुछ भी गलत होने पर उसके पिता, भाई और राजीव राणा जिम्मेदार होंगे। अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा विक्की भरतौल और राजीव राणा होंगे। साक्षी ने बरेली के सांसद और दूसरे नेताओं से भी अपील की कि वो उसके पिता राजेश मिश्रा की मदद न करें। उधर सोष्टी के 2 दिन बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिले के एसएसपी ने दोनों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे रिक्वेस्ट किया और कहाँ रह रही है मालूम नहीं है, वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनका भी सुरक्षा देने के लिए 100% तैयार हूँ। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने साक्षी के पति अजितेश के पिता से बात की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक राजेश कुमार मिश्रा और उनके लोग साक्षी और अजितेश के पीछे पड़े हैं। विधायक जी 2 बच्चों की जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो बेटी उनकी खुद कह रही है कि अगर हम लोग पकड़ गए तो हम लोगों को मार दिया जाएगा। इस बीच साक्षी के विधायक पिता राजेश कुमार मिश्रा मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुद पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मीडिया में जो मेरे खिलाफ चल रहा है वो सब गलत है। बेटी बालिग है, ना हमने उसे कोई फोन किया, ना हमने उसे कोई धमकी दी। इस बीच साक्षी की शादी के मामले में एक नया मोड़ आ गया। साक्षी ने दावा किया कि उसने प्रयागराज के राम जानकी मंदिर में शादी की थी, लेकिन उस मंदिर के महंत ने साक्षी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि मंदिर में कोई भी शादी नहीं कराई गई थी। विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी ने 4 जुलाई को राम जानकी मंदिर में शादी करने का दावा किया था और बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी दिखाया था। क्या यहाँ पर कोई शादी हुई है? यहाँ पर शादी कोई नहीं हुई। यहाँ शादियाँ होती हैं आमतौर पर? नहीं होती शादी है। विश्वजीत शुक्ल जिन्होंने ज्योतिषाचार्य बताया है, जिन्होंने शादी का सर्टिफिकेट जारी किया, इसी मंदिर का एड्रेस उस पर लिखा हुआ तो झूठा है, झूठी लिखी, हमको पता भी नहीं, कुछ झूठी लिखा। यहाँ कोई शादी 4 जुलाई को नहीं हुई है। कर्नाटक में लगातार गहराते जा रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेहद अंतिम जेडीएस का पुराने अनुभव देखते हुए बीजेपी किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। हालांकि बीजेपी अभी तक इस तरह की किसी भी सियासी मुलाकात से साफ इनकार कर रही है। मुरलीधर राव के मुताबिक जेडीएस से इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है और ये मुलाकात सिर्फ संयोग था। असम में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया। असम के कांचीरंगा नेशनल पार्क में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पानी की किल्लत से जूझ रहे चेन्नई के लिए तमिलनाडु सरकार ने वेल्लोर के जोलारपेटे से ट्रेन से पानी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। पायल रोहतगी की ट्विटर पर ब्लॉक करने की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने सीएम फडणवीस की पत्नी को जानकारी दी कि उनकी तकनीकी टीम गड़बड़ी की जांच कर रही है।
भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कॉफी हाउस पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत की और बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में प्रशासन, पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने मॉक ड्रिल के जरिए भूकंप जैसी आपदा से निपटने का अभ्यास किया। बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के हथियारों के साथ डांस के वीडियो पर उत्तराखंड पुलिस उनके हथियार जब्त करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय ने हरिद्वार के एसएसपी से हथियारों की रिपोर्ट तलब की। केरल के कोच्चि में पुलिस ने पिछले 10 दिन से लापता एक आदमी का जंगल से शव बरामद कर 4 लोगों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में डीआरआई ने 2 करोड़ रुपए की कीमत का 962 किलो गांजा पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के लुधियाना में लोगों ने सिख फॉर जस्टिस को बैन करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए जश्न मनाया। राहुल गांधी आज मानहानि के मामले में अहमदाबाद की कोर्ट में पेश होंगे। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से दाखिल किए गए एक केस में अदालत ने उन्हें आज पेश होने का निर्देश दिया था। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ भी कोर्ट ने समन दायर किया है, तो सुरजेवाला भी राहुल गांधी के साथ अहमदाबाद जा सकते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के बाद अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 745 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए थे। इसी मामले में बैंक ने पिछले साल राहुल गांधी के खिलाफ केस दाखिल किया था। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए हेल्थ एटीएम खोलने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ एटीएम में खून की सामान्य जांच के अलावा वजन, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, आंख और त्वचा से जुड़ी 40 तरह की जांच की सुविधा मिलेगी। जांच करने के साथ हेल्थ एटीएम से लोगों को कुछ ही देर में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। इस हेल्थ एटीएम को इंटरनेट से भी जोड़ा गया है, जिसके जरिए जांच रिपोर्ट लोगों के मोबाइल और ईमेल पर भी भेजी जा सकती है। इस हेल्थ एटीएम को योलो नाम की एक स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया है। बताया गया कि इस हेल्थ एटीएम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भावनगर के ग्रामीण इलाकों में लगाया जाएगा। इस हेल्थ एटीएम के जरिए मरीज डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह भी ले सकेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंह ने कहा है कि उन्हें पद की लालसा नहीं है और फिलहाल संगठन को मजबूती से खड़े रखना उनकी प्राथमिकता है। खुद को कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता बताते हुए सिंधिया ने कहा कि वो किसी भी पद की दौड़ में नहीं है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि राहुल गांधी इस्तीफा दे देंगे। तो लगातार मांग उठ रही है, जो कार्यकर्ता हैं वो भी मांग उठा रहे हैं कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या फिर अब मेरी सोच विचारधारा स्पष्ट है। मैं कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता हूं, जनता के लिए, जनसेवा के लिए इच्छुक, और वही मेरी सोच और विचारधारा है। मैं कभी भी ना कोई पद के दौड़ में, ना कोई कुर्सी की दौड़ में, जनता की सेवा की दौड़ में बस। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के आपके पोस्टर जगह जगह लगे हुए। अभी वर्तमान में हम लोगों को सब साथ में जुड़कर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है और गंभीर घड़ी भी है कांग्रेस पार्टी के लिए, हम सबको जुड़कर कार्य करना होगा। सरकार ने अल जवाहिरी की धमकी को खोखला बताया। आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी की कश्मीर पर दी गई धमकी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने गंभीरता से न लेने की बात कही। ये पहले भी आता रहता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि हम इतना सीरियसली लेना चाहिए। पेट्रोल और डीजल पर दी गई छूट खत्म किए जाने से तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया। 2 रुपए 50 पैसे फिर बढ़ा दिया गया, जिसको जनता के लिए बहुत महंगाई का सामना करना पड़ेगा। यूनपुर में एक सड़क हादसे में 10 स्कूली बच्चे घायल हो गए। ड्राइवर की लापरवाही है, इस पर हमने प्रभारी निरीक्षक देवबंद को हिदायत कर दी है। अहमदाबाद में एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पूर्व बीजेपी सांसद समेत 7 लोगों को सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आजीवन कैद की जो सजा मिले है उससे मुझे संतुष्ट है। मुंबई यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को मुख्य अतिथि बनाए जाने का एबीवीपी ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में फिर पोस्टर लगाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया सताने की मांग की गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने के बाद पहली मर्तबा ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में जो पीसीसी का दफ्तर है इसमें आ रहे हैं। 2 दिन पहले एक पोस्टर लगा था जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की गई थी। यूपी के फतेहपुर में एक डॉक्टर पर सड़क पर एक महिला की पिटाई कर दी। बताया गया कि महिला के बच्चे ने
आम की गुठली डॉक्टर के क्लिनिक के आगे फेंक दी थी। और इसी बात से खफा होकर डॉक्टर ने महिला की पिटाई कर दी। घटना की वीडियो में एक महिला सड़क किनारे खड़ी दिखी। इसी दौरान टी शर्ट पहने हुए डॉक्टर वहां पहुंचा और महिला को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद आरोपी डॉक्टर और महिला के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोपी का कॉलर पकड़कर खींचती दिखी। महिला जो बाजार में खरीदारी करने के लिए आई थी, पीयूष गुप्ता नाम के व्यक्ति ने उस महिला के साथ मारपीट किया। हंगामे के दौरान कई लोग तमाशबीन बने महिला के साथ हो रही मारपीट को देख रहे थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। गुरुवार को बिहार के सुपौल में आए तेज बवंडर से कई घरों को भारी नुकसान हुआ। छातापुर में आई इस बवंडर को कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। आसमान से आई इस आफत की वजह से कई घरों की छतें भी उखड़ गईं। बवंडर को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। यूपी के प्रयागराज में एक गौशाला में 35 गायों की मौत का मामला सामने आया है। इस गौशाला का वीडियो सामने आने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। वीडियो में कुछ लोग मुर्दा गायों को घसीटते हुए पानी से भरे गड्ढे में डालते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान वहां कुछ जिंदा लेकिन बीमार गाय भी नजर आईं, जिनका इलाज कराने के बजाय उनके ऊपर चादर डालकर ढक दिया गया। गौशाला में गायों की इस दुर्दशा पर डीएम ने अलग ही सफाई दी है। प्रयागराज के डीएम की माने तो गायों की मौत की वजह, हालांकि इलाके ने गायों को बताया। लोगों ने गौशाला और दूसरी चीजों के इंतजाम नहीं होने के भी आरोप लगाए। इस बीच वो गोरक्षक कहां हैं, उनको मरने की हालत है। दृष्टया जो बात सामने आ रही है कि आकाशीय विद्युत की वजह से कुछ गोवंश की इसमें 35 की मौत हो गई है और जो गंभीर हैं उनका इलाज चल रहा है। इसको अभी इसकी गहनता से जांच करवाई जाएगी कि इसमें क्या वजह है इसकी हो सकती है। और अभी जो प्रथम दृष्टया जो लोग बता रहे हैं और जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स मौजूद हैं वो इसकी वजह जो आकाशीय विद्युत को ही बता रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने के कारण हादसा हुआ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चारा न होने, नहीं चारा तो सर वहाँ चारा डंप है, 27 वर्कर लगाए हैं। आकाशीय बिजली का पानी ज़्यादा था गौशाले में? नहीं, पानी तो रात बरसा ही पानी था। तो क्या सही देखभाल एक मानते हैं? नहीं जी, सही देखभाल हमारी है पूरी। तो कैसे पानी भरा, अगर गौशाले में पानी भर गया तो? कई बार डीएम को अवगत कराया गया था, पूरे जिले में एसडीएम को अवगत कराया गया था और जो है पैसा न देने के कारण जो है लापरवाही ने 30 से पहले लगवा देते तो ऐसा हादसा न होता। अधिकारियों तक आपने बात पहुंचाई? ये पूरी फाइल डीएम तक रखी हुई है हमारी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजीत, इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत कई सवाल खड़े करती है। सवाल सरकार पर उत्तर प्रदेश की जो लगातार गोरक्षा के दावे करती है, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब वो गोरक्षक कहां हैं जो अक्सर गोरक्षा के नाम पर हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। बिल्कुल सही बात कही गायत्री आपने कि आखिर गोरक्षक कहाँ है, और 2 दर्जन से अधिक गायों की मौत हो जाती है। प्रशासन कहता है कि आकाशीय बिजली की चपेट से मौत हुई। तो सवाल यही कि आखिर कैसे इनकी मौत हुई, और अगर मौत के बाद इन गायों को जो पॉलिथीन से ढक दिया जाता है, इसकी कोई सूचना दी जाती है। इसके पहले कान्हापुर में भी गायों की मौत हुई थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक होगी, बड़ी लापरवाही होगी। और तब जब सरकार 30 रुपए प्रतिदिन हर गाय के लिए ऐलान भी कर चुकी है गोवंश के लिए चारे की, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है। इसमें कौन कौन से लोग होंगे, सरकार की तरफ से जरूर कहा जाएगा, जांच कराई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। तो ये देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होती है और किन लोगों के खिलाफ होती है। अजीत, लेकिन प्रथम दृष्टया तो मामला बेहद संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में गायों की मौत, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से जो गाय मर गई उनको पानी में डालने की कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मामले के जो साक्ष्य हैं उनको छिपाने की कोशिश। अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही कि साक्ष्य को मिटाने की कोशिश जरूर गौशाला के लोगों की तरफ से किया गया। यही वजह है कि उनको ये लग रहा था कि गायों की 100 को यहाँ से हटा देंगे, पानी में डाल देंगे तो ये बच जाएंगे। लेकिन क्योंकि खबर प्रशासन के पास आ गई, स्थानीय लोग वहां पहुंच गए, तो काफी जो विवाद की स्थिति है वो उत्पन्न हो गई। और जो स्थानीय लोग हैं वो इसी बात पे नाराज हैं कि आखिर जब सरकार भी सुविधा दे रही, सब कुछ कर रही, तो कैसे आखिर ये सब चीजें हो रही है और गाय कैसे मर रही हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही आई है। और गोरक्षा वगैरह गौ सेवा आयोग भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दिया है। तो क्या प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे, लोकल जो अफसर थे वो क्या कर रहे थे, कैसे इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत होगी? क्या तस्करी से जुड़ा मामला है, लापरवाही से जुड़ा मामला, क्या भूख से मरी? कई सारे विषय हैं जो जांच का विषय है। आने वाले समय में जांच के बाद पता चल सकेगा कि आखिर इसकी असल वजह क्या है। बिल्कुल, जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कैसे इतनी संख्या में गायों की मौत हो गई। शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। चंडीगढ़ में एक बार फिर कुछ देर हुई बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। बारिश और पानी भरने की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। कुछ देर हुई बारिश के बाद ही सड़कों का ऐसा हाल हो गया। अगर हम बात करें चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों की, तो यहाँ पर बारिश ने क्या हालात बना दिए हैं वो आप खुद देख सकते हैं। ये चंडीगढ़ बॉर्डर है
और ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है। यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली से आने वाला जो ट्रैफिक है वो चंडीगढ़ में एंटर होता है। लेकिन इस हाईवे की हालत क्या है, चंद घंटों की बरसात के बाद आप देखिए कि जो हाईवे है वो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जैसे पानी का तालाब चल रहा हो। लोगों ने बताया कि बारिश से नेशनल हाईवे का ये हाल पहली बार नहीं हुआ। हर बार बारिश में वहाँ सड़कें तैरने लगती हैं। एमएलए साहब को जो भी हैं वो इस चीज़ के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी यहाँ पे बारिश होती है उसी टाइम पानी ओवरफ्लो रहता है यहाँ पे। नेशनल हाईवे पर पानी भरने की वजह से लंबा जैम भी लग गया। इस जैम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई।